नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट साइंस चैप्टर। हाँ, और आज का अध्याय है आर एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण। ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल। देखिए, एनवायरनमेंट का सीधा सा मतलब है हमारे आसपास की हर चीज। हर चीज मतलब? हर चीज। इसमें जीवित यानी बायोटिक और निर्जीव यानी एबायोटिक दोनों ही चीजें शामिल हैं। ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। अच्छा। और हमारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, भोजन, ये सब कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से। बिल्कुल, सब कुछ हमें पर्यावरण से ही मिलता है। इसीलिए हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। और हम जो भी करते हैं उसका असर भी पर्यावरण पर पड़ता होगा। हर एक गतिविधि का, जैसे हम कचरा कहाँ फेंकते हैं या कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, इन सब छोटी छोटी बातों का पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर होता है। और मुझे लगता है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसमें से अक्सर 3 और 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो ये स्कोर करने के लिए एक आसान अध्याय है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग अध्याय में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा पर्यावरण कैसे काम करता है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम अपने पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझना शुरू करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ, तो इसका कोर आइडिया है इकोलॉजिकल पिरामिड्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। इसका मतलब ये पिरामिड अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब पोषण स्तरों पर। हाँ, उन स्तरों पर जीवों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं चित्रमय रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये हर पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दिखाता है। एग्जैक्टली। अगर आप इसके आरेख को देखें तो सबसे नीचे लिखा है मेनी प्लांट्स। हाँ, मतलब बहुत सारे पौधे। पिरामिड का आधार काफी चौड़ा है। बिल्कुल। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पादकों प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और उनके ऊपर हैं फ्यूअर हर्बिवोर्स, यानी शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं, उनकी संख्या पौधों से कम होती है। और सबसे ऊपर वेरी फ्यू कार्निवोर्स, यानी मांसाहारी जीवों की संख्या सबसे कम होती है। हाँ, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खेत है। ठीक है। उसमें हजारों घास के पौधे हो सकते हैं। उन पौधों को खाने वाले टिड्डे कितने होंगे? शायद कुछ 100। हाँ, सैकड़ों में होंगे। अब उन सैकड़ों टिड्डों को खाने वाले मेढक, वो और भी कम होंगे, शायद कुछ दर्जन। और उन मेढकों को खाने वाला शायद कोई एक ही सांप हो। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं संख्या कैसे हर स्तर पर कम होती जा रही है। यही है पिरामिड ऑफ नंबर्स। समझ गया। अब अगला है पिरामिड ऑफ बायोमास। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास ये क्या दिखाता है? शोज टोटल मास वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये संख्या नहीं बल्कि कुल वजन या द्रव्यमान दिखाता है। सही पकड़ा। ये पिरामिड हर पोषण स्तर पर मौजूद जीवों के कुल द्रव्यमान या बायोमास को दर्शाता है। तो इसमें भी आधार बड़ा होता होगा? हाँ, इसमें भी लार्ज बेस होता है क्योंकि उत्पादकों का कुल वजन सबसे ज्यादा होता है। और उसके ऊपर मीडियम, मतलब प्राथमिक उपभोक्ताओं का वजन उनसे कम। और सबसे ऊपर स्मॉल टॉप, यानी शीर्ष उपभोक्ताओं का कुल वजन सबसे कम होता है। ठीक है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड। हाँ, शोज एनर्जी अवेलेबल एट ईच लेवल। ये दिखाता है कि हर पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। अच्छा, तो इसके आरेख में सबसे नीचे 1000 जे लिखा है। हाँ, मान लीजिए ये वो ऊर्जा है जो सूर्य से पौधों को मिली। ठीक है। अब जब शाकाहारी जीव उन पौधों को खाते हैं तो उन्हें कितनी ऊर्जा मिलती है? सिर्फ 100 जे। सिर्फ 100? 900 कहाँ गई? यही तो इसमें सबसे जरूरी बात है। और जब मांसाहारी उन शाकाहारियों को खाते हैं तो उन्हें मिलती है बस 10 जूल। बस 10? मतलब हर बार 90% ऊर्जा कहीं गायब हो रही है? गायब नहीं, खो जाती है। यहीं पर 10% लॉ आता है। इसे ध्यान से समझिए। जब ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। और बाकी 90%? बाकी 90% ऊर्जा जीवन की प्रक्रियाओं, लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ
और कुछ हीट के रूप में खो जाती है। अच्छा, इसीलिए फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती। बिल्कुल सही। यही कारण है कि फूड चेन्स आमतौर पर 3-4 स्तरों से ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, क्योंकि ऊपर तक ऊर्जा पहुंचती ही नहीं है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, और अब एक एग्जाम पॉइंट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हमेशा। परीक्षा के लिए ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो हमेशा ऊर्जा का नुकसान होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो ऊर्जा कभी ऊपरी स्तरों पर बढ़ नहीं सकती? कभी नहीं। यह एक अंक का एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है। तो इन पिरामिड्स का कुल मिलाकर क्या महत्व है? देखिए, पहला शोज एनर्जी फ्लो, ये ऊर्जा के प्रवाह को दिखाता है। दूसरा एक्सप्लेन्स फूड चेन लेंथ, ये बताता है कि खाद्य श्रृंखलाएं छोटी क्यों होती हैं। और तीसरा हेल्प्स अंडरस्टैंड इकोसिस्टम बैलेंस, ये हमें पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को समझने में मदद करता है। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक और बहुत गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे को समझते हैं, जिसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? हाँ। या जैविक आवर्धन? हाँ, इसका कोर आइडिया है biological magnification is the increase in concentration of harmful chemicals at higher trophic levels. इसका मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम ऊंचे पोषण स्तरों पर जाते हैं, हानिकारक रसायनों की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। मतलब gradual increase of toxic chemicals in the food chain. खाद्य श्रृंखला में जहरीले रसायनों का धीरे धीरे बढ़ना। हाँ, अगर आप आरेख को देखें तो छोटी मछली में कम जहर है, बड़ी मछली में उससे ज्यादा, और पक्षी में सबसे ज्यादा जहर जमा हो गया है। पर ये जहर आता कहाँ से है? ये एक कहानी की तरह है। सबसे पहले पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स। किसान अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। ठीक है, ये तो आम बात है। फिर केमिकल्स एंटर वाटर बॉडीज। जब बारिश होती है तो ये रसायन मिट्टी से बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं और फिर पानी में मिल जाते हैं। हाँ, और फिर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। पानी में मौजूद जो जलीय पौधे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो इन रसायनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, तो जहर अब फूड चेन में आ गया है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि ये ऊंचे स्तरों पर बढ़ता कैसे है। इसका एक उदाहरण है। एग्जाम्पल, प्लैंकटन, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस। प्लैंकटन से शुरू होता है। हाँ, पानी में मौजूद प्लैंकटन इन रसायनों को ग्रहण करते हैं। अब जब छोटी मछलियां हजारों प्लैंकटन खाती हैं तो उन सभी का रसायन उस एक छोटी मछली के शरीर में जमा हो जाता है और शरीर उसे बाहर नहीं निकाल पाता। फिर जब एक बड़ी मछली अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कई छोटी मछलियों को खाती है तो रसायन की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अंत में जब कोई पक्षी या इंसान उस मछली को खाता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में रसायन उनके शरीर में पहुंच जाता है। ग्राफ में भी यही दिखाया गया है, स्मॉल, मीडियम, हाई और फिर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका इंसानी स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? इसके बहुत गंभीर असर होते हैं, जैसे नर्व डैमेज, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, और हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हार्मोन का असंतुलन, कैंसर रिस्क, कैंसर का खतरा, और यहाँ तक कि बर्थ डिफेक्ट्स यानी जन्मजात दोष भी हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं इन रसायनों के। हाँ, जैसे डीडीटी, मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स। डीडीटी एक बहुत ही आम कीटनाशक था। हाँ, मतलब अब नहीं है। हाँ, अब कई देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि इसके कारण बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बहुत बुरे प्रभाव देखे गए थे। अच्छा, तो परीक्षा के लिए इसमें क्या जरूरी है? इसका एग्जाम पॉइंट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ये 3 अंक के प्रश्न के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लग रहा है। बिल्कुल। प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। चलिए, अब हम पृथ्वी के सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। ओजोन परत। हाँ, इसका कोर आइडिया है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। मतलब ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाती है, एक छाते की तरह। बिल्कुल सही, एक छाते की तरह। अब इसकी बनावट और जगह को समझते हैं। आरेख में देखिए, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में? हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में कई परतें हैं। हम ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, उसके ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है। ओजोन परत इसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये है क्या?
थिन लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से बनी एक गैस की पतली परत है। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। पहला, ब्लॉक्स हार्मफुल यूवी रेज। ये हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। दूसरा, प्रोटेक्ट्स स्किन एंड आईज। ये हमारी त्वचा और आंखों की रक्षा करती है। और तीसरा, सेव्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पौधों और जानवरों को भी बचाती है। लेकिन हमने सुना है कि इसमें छेद हो रहा है, मतलब इसका क्षरण हो रहा है। हाँ, ओजोन डिप्लीशन। इसके कारण क्या है? मुख्य कारण है CFCs फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एरोसॉल स्प्रेज। CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बिल्कुल, ये रसायन पुराने फ्रिज, AC और स्प्रे कैन में इस्तेमाल होते थे। जब ये हवा में छोड़े जाते हैं तो ये ऊपर उठकर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ओजोन को तोड़ देते हैं। हाँ, ये ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं। इसी को ओजोन क्षरण या डिप्लीशन कहते हैं। और इस क्षरण का प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव बहुत खतरनाक है, जैसे स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, बाप रे। आई डैमेज, मोतियाबिंद जैसी आंखों की बीमारियां, क्रॉप डैमेज, फसलों को नुकसान और मरीन लाइफ हार्म, समुद्री जीवन को भी नुकसान होता है। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे यूज CFC फ्री प्रोडक्ट्स। अब जो नए फ्रिज और AC आते हैं वो CFC मुक्त होते हैं। और रिड्यूस पोल्यूशन। और सबसे जरूरी, फॉलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए बनाई गई थी, और ये काफी सफल भी रही है। ये तो अच्छी बात है। परीक्षा के लिए इसमें क्या याद रखें? एग्जाम पॉइंट: ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ओजोन परत का कार्य, इसके क्षरण के कारण और प्रभाव, इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है, वेस्ट यानी कचरा। हाँ बिल्कुल, कोर आइडिया। वेस्ट इज एनी अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कचरा कोई भी अवांछित या अनुपयोगी सामग्री है जो मानवीय गतिविधियों से पैदा होती है। बिल्कुल। अब कचरा मुख्य रूप से दो तरह का होता है। हाँ, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल की। डिकम्पोजेज नेचुरली, मतलब ये वो कचरा है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। सही, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, कागज। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, डज नॉट डिकम्पोज इजीली। हाँ, ये वो कचरा है जो आसानी से विघटित नहीं होता। ये पर्यावरण में सैकड़ों हजारों वर्षों तक बना रहता है। जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु। बिल्कुल, हमारे रोज के कचरे में ये दोनों ही तरह की चीजें होती हैं, जैसे किचन वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है और प्लास्टिक बॉटल्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इस कचरे का पर्यावरण पर क्या असर होता है? बहुत बुरा असर होता है। पहला, सॉइल पोल्यूशन। ये मिट्टी को प्रदूषित करता है जिससे पौधों की वृद्धि पर असर पड़ता है। दूसरा, वाटर पोल्यूशन। ये नदियों, तालाबों को दूषित करता है जिससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। तीसरा, एयर पोल्यूशन। खासकर जब कचरे को जलाया जाता है तो जहरीली गैसें निकलती हैं। और हार्म टू एनिमल्स, जानवर अक्सर गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं। हाँ, या उसमें फंस जाते हैं। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? एक तो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे। दूसरा, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, बीमारियों को रोकता है। और तीसरा, प्रोटेक्ट्स नेचर। ये प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा करता है। हाँ, अब इसका एग्जाम पॉइंट क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेज लॉन्ग टर्म पोल्यूशन। मतलब अजैव निम्नीकरणीय कचरा लंबे समय तक प्रदूषण फैलाता है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के बीच अंतर पूछा जाता है। ये 2 या 3 अंकों का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ये अंतर याद रखना होगा। तो कचरे की समस्या को जानने के बाद अब इसके समाधान के बारे में बात करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट और 3R प्रिंसिपल। 3R सिद्धांत। हाँ, इसका कोर आइडिया है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल। मतलब उचित अपशिष्ट प्रबंधन हमारे पर्यावरण को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ रखने में मदद करता है। और इसका सबसे मुख्य फोकस है 3R प्रिंसिपल पे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हाँ, इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है रिड्यूस
यानी कम करें। इसका मतलब है कचरा कम से कम पैदा करना। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना या जरूरत न होने पर लाइट बंद करना, ये ऊर्जा की बर्बादी को कम करता है। दूसरा आर है रीयूज, यानी पुनः उपयोग करें। इसका मतलब है चीजों को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करना। जैसे कांच के जार को मसाले रखने के लिए इस्तेमाल करना या पुरानी किताबें किसी और को पढ़ने के लिए दे देना। और तीसरा है रिसाइकल, यानी पुनर्चक्रण करें। इसका मतलब है कचरे से नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जैसा कि आरेख में दिखाया गया है, प्लास्टिक से नई चीजें बनती हैं, पेपर से रीयूज्ड पेपर और मेटल से नए प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या तरीके हैं वेस्ट मैनेजमेंट के? एक और तरीका है सीवेज ट्रीटमेंट। घरों से निकलने वाले गंदे पानी, सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है, ताकि साफ पानी को नदियों में वापस छोड़ा जा सके। बिल्कुल। और अगर हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें कुछ और चीजें भी आती हैं। जैसे कॉम्पोस्टिंग, मतलब गीले कचरे से खाद बनाना। रिसाइकलिंग तो है ही, लेस प्लास्टिक्स यानी कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना और इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाना। परीक्षा के लिए 3R सिद्धांत कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। एग्जाम पॉइंट, 3R प्रिंसिपल हेल्प्स टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्व रिसोर्सेज। इस पर तो पक्का सवाल आता होगा। हाँ, 3R सिद्धांत पर एक निश्चित प्रश्न आता है। आपको हर R का मतलब और एक एक उदाहरण पता होना ही चाहिए। समझ गया। अब हम अध्याय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, और अब हम सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक को समझेंगे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। हमें संरक्षण की जरूरत क्यों है? हमें सेव ट्रीज, पेड़ बचाने हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। हमें प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों की रक्षा करनी है क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जरूरी हैं। हमें कंजर्व वाटर, पानी बचाना है क्योंकि पीने योग्य पानी सीमित है। और हमें क्लीन एयर चाहिए क्योंकि ये स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? हाँ, बहुत सी छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे नो प्लास्टिक, यूज क्लॉथ बैग्स, सेव वाटर, सेव एनर्जी, प्लांट ट्रीज और रिसाइकल। ये सब मिलकर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, और यही हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा तक लाता है। सतत विकास। हाँ, आरेख में देखिए, एक तरफ फैमिली, प्रेजेंट नीड्स है और दूसरी तरफ फ्यूचर अर्थ, मतलब आज की जरूरतें और भविष्य की पृथ्वी। सतत विकास का अर्थ है कि हम अपनी वर्तमान जरूरतों, प्रेजेंट नीड्स को इस तरह से पूरा करें कि आने वाली पीढ़ियों को, फ्यूचर अर्थ को, अपनी जरूरतों को पूरा करने में कोई समझौता ना करना पड़े। ये विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन है। बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स की जगह सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग करना। इससे हमारी आज की जरूरत भी पूरी होती है और भविष्य के लिए पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। एग्जैक्टली। ये सब रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बिहेवियर पर निर्भर करता है। जैसे यूज डस्टबिन, कूड़ेदान का प्रयोग करें। प्रोटेक्ट प्लैनेट, ग्रह की रक्षा करें। केयर फॉर एनिमल्स, जानवरों की देखभाल करें। और बी इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल बने। हाँ, मुख्य संदेश यही है, प्रोटेक्ट नेचर, सिक्योर फ्यूचर। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये पूरा अध्याय समझाया। चलिए अब देखते हैं आज हमारे छात्रों के लिए क्या सवाल है। हाँ, बिल्कुल। तो क्वेश्चन फॉर यू, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट इन आवर डेली लाइफ? आज का प्रश्न है, हम अपने दैनिक जीवन में अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में सोचें। थिंक अबाउट रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सेव वाटर, प्लांट ट्रीज। आप क्या क्या कर सकते हैं? कचरा कम करें, चीजों का दोबारा इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बिल्कुल। लेट्स प्रोटेक्ट नेचर एंड कीप लर्निंग टुगेदर। आइए मिलकर प्रकृति की रक्षा करें और एक साथ सीखते रहें। अगर आपको इस सत्र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।